नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में आज वोटिंग का दिन है। आज प्रदेश के करीब 5.25 करोड़ से ज्यादा वोटरों को यह तय करना है कि सरकार किसकी बनेगी, गारंटियों का क्या होगा और बीजेपी जिस तरह से करप्शन या तुष्टीकरण या दूसरे आरोप लगाती रही है उनका क्या होगा। कांग्रेस अशोक गहलोत ही चेहरा रहे हैं, उन्हीं की योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को फ्रंट पर लाकर कमान अपने हाथ में संभाली है। हालांकि वसुंधरा राजे वो करीब 40 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की है जहां उनके समर्थक थे उनको टिकट दिए हैं। यही हाल सचिन पायलट का है। सचिन पायलट जो अपने समर्थक हैं उनके इलाके के अंदर दौरा करते रहे हैं। उन्होंने भी विश्वास यही जताया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार के मुकाबले इस बार स्थिति बेहतर है। वसुंधरा राजे का अपना अलग कॉन्फिडेंस है, वो भी 3 दिसंबर के इंतजार करने की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि चुनाव प्रचार करके जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं पर हैं और उन्होंने दिल है राजस्थानी करके एक अपील करके कहीं राजस्थानी से फिर जोड़ने की कोशिश की। प्रदेश के लोग एक भावुक अपील की कि वो सबके लिए कुछ लेकर आए हैं। कितना असर अब तक के कैंपेन ने डाला है और आज कितना लोगों में उत्साह है। हालांकि सवेरे से जिस तरह से भीड़ दिख रही है, पहले 2 घंटे में करीब 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बड़े बड़े दिग्गज वोट डाल चुके हैं। वसुंधरा राजे वोट डाल चुकी है, सचिन पायलट वोट डाल चुके हैं और भी कई नेताओं के तस्वीरें सामने आ रही है वोट डालने की। आज जनमानस पर क्या असर है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट डाल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी साथ में है। स्वागत है ओम सैनी जी आपका। नमस्कार जी। पूरा कैंपेन आपने देख लिया। आज जिस उत्साह से लोग वोट डाल रहे हैं, अब कैंपेन के बाद में सबको सुना है, वोटर ने सारे बड़े नेताओं को सुना है। आज उसके जहन में क्या चीज होगी वोट डालते समय? सबसे पहले तो देखिए, कल जब सारा चुनाव प्रचार बंद हो रहा था उस वक्त एक चर्चा हुई बड़े जोर की, और वो ये थी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं गुजरात में कांग्रेस का काम देख रहा था तो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा, देखिए ये मारवाड़ी इधर आकर के और सारा अपना प्रभाव जमा रहा है, अपनी जादूगरी दिखा रहा है। आप उसकी ना सुनना, आप मुझे मेरी सुनना, मैं आपका ही वो हूँ। तो उन्होंने तंज कसते हुए कल मुख्यमंत्री ने कहा कि तब ये कहा था, अब मैं कहता हूँ ये जो गुजराती हैं ये इधर आकर के और अपना अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, तो मैं तो आप ही का हूँ और आपको मुझे देखना है। तो आपके बताना है कि मैं मारवाड़ी और जादूगर हूँ या नहीं हूँ, मतलब इस तरह की बात उनके लहजे में थी। तो उसके साथ कर्टेन डाउन हुआ, यानी कि चुनाव के लिए तैयारियों का सिलसिला, मतदान का सिलसिला प्रारंभ हो गया। और आज सुबह जब देखा तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि जो लोग कमिटेड हैं, चाहे वो कांग्रेस के लिए हों, चाहे वो बीजेपी के लिए हों, और साथ साथ में प्रत्याशियों के मुताबिक वो दबदबा बूथों पे काफी नजर आ रहा है। लेकिन वास्तविक लड़ाई तब होगी जब सचमुच में सबका साथ सबका विकास और गारंटियों का मुकाबला होगा, और वो मेरा ख्याल है कि 12 बजे के बाद में होगा। उस वक्त वो गारंटियों वाले भी उम्मीदवार आएंगे, मतदाता आएंगे, और सबका साथ सबका विकास भी आएंगे। अभी तो वो स्थायी है, इनको तो देना ही था, इनको वो तो देंगे ही। उसका जो परसेंटेज राइज होगा उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा, क्योंकि राजस्थान में 74% के करीब तो वोट होता रहा है। इस बार चुनाव के जो चुनाव के जो आयोजक हैं वो कह रहे हैं कि 85% तक वोट कराएंगे। इसका ऐसा प्रचार हमने किया है। अगर वोट बहुत ज्यादा गिरता है, इसका मतलब समझिएगा कि सबका साथ सबका विकास बहुत पीछे रह गया। और अगर समझिए कि वोट उसी रेशो में जाता है जिस तरीके से पिछली बार गया था, तो समझिएगा कि कांटे की टक्कर है। और अगर कम मतदान होता है तो समझिएगा कि गारंटियां बड़ी स्थापित हो रही हैं। ये दो तीन दृश्य हैं जिनको देख करके हम अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों से पूछने का तो कोई मतलब है नहीं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया है और वो अपना काम कर रहे हैं। वैसे जो गोदी मीडिया है वो तो इस तरीके से दिखा रहा है जैसे सब लोग दोनों हाथों से मतदान कर रहे हैं, एक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन
ऐसा ऐसा ये चौंकाने वाला और ये इस तरह साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पैदा करने की चेष्टा करने का सिलसिला तो रहा ही है। और मोदी जी के अनुयायी और मोदी जी इस काम में बड़े उस्ताद रहे हैं, वो इस वक्त वो देखने को मिलेगा। लेकिन सचमुच में पेटियों में क्या बंद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये 1 बजे तक हम साफ बता सकेंगे कि मतदान का। वैसे सूत्र आपको बता ही दिया कि अगर कम मतदान होता है तो गारंटी जीत रही है, बराबर का होता है तो समझिएगा कि कंटेस्ट है, और बहुत ज्यादा होता है तो समझ लीजिएगा कि फिर गारंटी जीत रही है। क्योंकि सुबह सुबह तो कमिटेड मतदाताओं ने अपने वोट दे दिए हैं, और वो तो तत्काल अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं बाकी काम करने के लिए। बाकी लोग अब सोच सोच के सीधे सीधे आएंगे। जी, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो दिल है राजस्थानी वाली अपील की, आप राजस्थान को इतने लंबे समय से देख रहे हैं, सारे चुनाव आपने देखे हैं, क्या इस तरह का बात कभी पहले आई है और क्या वोटरों के जनमानस पर ये अपील करेगा? देखिए राजस्थान में इस तरह की बातें होती नहीं है, क्योंकि मैंने सन 52 के इलेक्शंस का सिलसिला भी पढ़ा है, देखा तो नहीं। लेकिन उसमें जयनारायण व्यास जिस तरह से लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, और राजाओं और जागीरदारों के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से मूवमेंट में भाग लिया था, जब चुनाव होने लगा तो 3 जगह से चुनाव लड़े और तीनों जगह से हार गए। यानी वो अगर रीजनल इफेक्ट होता तो जोधपुर से तो उनको विन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजाओं और जागीरदारों का ही प्रभाव कम है। तो राजस्थान में ऐसा सब होता नहीं है, जातिगत सिलसिले बने हैं, जातियों के एक दूसरे पे प्रभाव होते हैं। वो तो हमने देखा भी कि किस तरीके से हमारी जो प्रमुख किसान जातियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए दिल्ली से लोग आते रहे, जाते रहे, यहाँ के लोग भी। और जो खानदान बने हुए हैं उन खानदानों ने अपना प्रत्याशी पद भी हासिल किया, और साथ साथ में वो लोग उस तरीके से काम भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ये सिलसिला उस तरीके से नहीं है। जाति वाला जो सोशल इंजीनियरिंग है वो तो है। जैसे इस बार कांग्रेस ने 62 सीटें ओबीसी को दी है, एससी की 35 सीटें, वैसे के वैसे ही सब कुछ जो होता है, एसटी की 33, तो सामान्य पे 43 सीट्स दी हैं। मुस्लिम्स 14 लड़ रहे हैं कांग्रेस से। स्पेशल क्लास में जो गुजर सहित लोग हैं वो 13% है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग तो की है, लेकिन ऐसा नहीं करते कि साहब आप सिर्फ राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं। तो 36 जातियों को जब आप अपने साथ में लेके चलना चाहते हैं तो पूरा राजस्थान आपकी निगाह में होता है। आप किसी एक के साथ में जुड़ के और कोई क्लेम नहीं कर सकते। एक के साथ जुड़ने का मतलब है कि फिर आप एक सेक्रेटरियल लीडर हो गए, एक शहर के लीडर हो गए, या एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हो गए। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रतिपक्ष में जो बड़ा चेहरा रही है, नेता नहीं रही, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इनकी राजस्थानी रीच है। इनके मुंह से ऐसा सुनने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो कल वो एक तंज के रूप में बोला था उन्होंने। वो जो प्रधानमंत्री ने आकर वहां जो कहा था उनको, तो उसको याद करते हुए उन्होंने जोधपुर में बोला था। तो जोधपुर के लोगों को वो उसी तरीके से ऐसा ही लगाव होता है, जैसा अपने क्षेत्र के आदमी को कैसे वो मदद करनी चाहिए। इसलिए बाकी वो मतलब सारी जातियों में जब आप वोट मांगते हैं तो ऐसी बात चलती नहीं है, और ये नहीं चली। यही वजह है कि हमारा देखिए भैरव सिंह शेखावत कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़े और विन कर गए, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। ये जो जो लोग, हरदीप जोशी, आप देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, आप देखिए, वो एक जगह के लीडर नहीं थे, मेवाड़ के ही नहीं थे, पूरे राजस्थान के थे। या उसके बाद मथुरादास माथुर देखिए, नाथुराम मिर्जा देखिए, रामदास मिर्जा देखिए, ये सिर्फ नागौर या जोधपुर के ही नहीं थे, ये पूरे राजस्थान के थे। किसान जमात के साथ में जुड़े हुए। मैंने कहा ना, संप्रदाय तो है, लेकिन संप्रदाय में भी अपना अपना जो दबदबा है उसके मुताबिक सारी चीजें होती हैं, वो देखने को मिलती है। बाकी वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि मारवाड़ी को वोट देना या ऐसा। तो मारवाड़ी का कहना मतलब ढूंढाड़ के हम राजस्थान में, हम जो जयपुर में है तो हम तो ढूंढाड़ में है हमसे मारवाड़ वाले क्या मांगते हैं, वो नहीं चलता है। जी, एक अभी जो लगातार खबरें आ रही हैं, हॉट सीट पर काफी अच्छे मतदान की खबर आ रही है। कहीं पे जैसे तारानगर है, वहां 10% से ज्यादा वोटिंग हुई है। राजेंद्र राठौड़ वहां से मैदान में है। तिजारा जो
जहाँ से बाबा बालकनाथ मैदान में है, हिंदू मुस्लिम कार्ड के आधार पर भी वोटिंग वहाँ मानी जा रही है कि बीजेपी ने जो तैयारी की है। या हवा महल की सीट है, किशनपुर की सीट है जयपुर की, यहाँ पर जो मतदान के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी औसत जो प्रदेश का आ रहा है उससे ज्यादा वोटिंग वहां पर नजर आ रही है। तो ये किसके पक्ष में जा सकती है, और क्या जो बीजेपी ने जिस तरह से तैयारी की थी, चुनाव में मुद्दे बनाए थे सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण को या मंदिर और दूसरे दंगे की बातों को, उसका कहीं असर देखिए नजर आ आप, रहा देखिए तारानगर का सिलसिला, उसमें तो बिल्कुल खुलकर के सारा दृश्य बना है। वो ये कि एक तरफ जाट संप्रदाय का रिप्रेजेंटेटिव है, तो एक तरफ राजपूत संप्रदाय का रिप्रेजेंटेटिव है। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से गोलबंदी हो रही, उस गोलबंदी में बड़ा टेंशन भी है, और कुछ झगड़े फसाद भी अभी होते हुए सुना है कि वहां पर हो रहा है। तो वो तो देख, वो इस तरह का कि हमारा जो एक पुराना एक सामंती काल से केवल वैमनस्य चला आ रहा है जागीरदारों में और किसानों में, उस तरह का सीन बना हुआ उधर। दूसरी ओर जहां आप चांदपुर, ये जो हवा महल की बात कर रहे हैं, यहाँ पोलराइजेशन वही हो रहा कि कम्युनल पोलराइजेशन कहिए आप, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों का सिलसिला बन रहा है, जिसमें बहुसंख्यक कितने कांग्रेस के साथ में है और कितने उस बीजेपी के साथ में है। और साथ साथ में ये कि दो ब्राह्मण है, एक कांग्रेस का ब्राह्मण है, एक बीजेपी का ब्राह्मण है, उसमें किसको वो करेंगे। एक 50 साल से कार्यकर्ता है एक पार्टी का, और एक अभी तत्काल ही सिर्फ एक औपचारिकता को पूरा करने के लिए कि यहाँ से तो कोई ब्राह्मण ही विन कर सकता है, उस तरीके से सामने आया। तो ये उसका उसी का सारा सिलसिला है। लेकिन मुझे लगता है ये है कि ये ये बड़ा रोचक परिणाम यहाँ से देखने को मिलेगा। इतना सहज नहीं है कि हवा महल को हासिल कर लेना अब, क्योंकि जो उधर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और उनकी रीच महेश जोशी से ज्यादा रही है उस इलाके में जहां वो आज घूम रहे हैं। महेश जोशी चूंकि विजयी हुए और उसके बाद में मिनिस्टर बने, तो उनका उनका नाम ज्यादा आता है। लेकिन जो अभी है लड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा असरदार है, और वो कांटे की टक्कर जिसे कहना चाहिए। एक तरफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वो क्या कहते हैं, हिंदुत्व का सारा सिलसिला चल रहा है। यही हाल उधर जो आप तिजारा के बता रहे हैं, बालकनाथ और दूसरा हो, तो वहां भी बिल्कुल इसी बेसिस पे। और मुझे लगता है कि वहाँ जब संख्या आप गिनते हैं मतदाताओं की, तो उसमें पता लगता है कि अल्पसंख्यक वहाँ बहुमत में है और बहुसंख्यक वहाँ कम मतों में है। तो वो उसी तरीके का निर्णय भी वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बालकनाथ की जो बयानबाजियां हुई हैं वो बड़ी एक तरीके से हमारे ख्याल से राजस्थान के स्वरूप को उस तरीके से पेश करने की नहीं है आदत, जैसा उन्होंने यहाँ पर बोला है। बाबा बालकनाथ ने, मैं शायद आपको एक बार बीच में रोके ध्यान दिला देता हूँ, बाबा बालकनाथ ने ये कहा था कि जहाँ 100 वोट है वहाँ 110 वोट पड़ना चाहिए, जहाँ 14 से 40 है वहाँ हाँ, 15 से ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। उनको चुनाव आयोग का नोटिस भी मिला था। देखिए चुनाव आयोग तो जिस तरीके से काम कर रहा है वो बड़े कमाल का काम है। तो वो राहुल गांधी को एक नोटिस देता है, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई नोटिस नहीं देता, अमित शाह को कोई नोटिस नहीं देता। उनके सारे सारे बयानात उनके सामने है। तो अब चुनाव आयोग से तो क्या कल्पना की, लेकिन क्या क्या उम्मीद की जाए। लेकिन मतदाता माफ नहीं करेगा इन सारी बातों को। और मुझे लगता है कि बालकनाथ जी जहां से अपने आप को प्रत्याशी घोषित करके खड़े हुए हैं, लोकसभा में तो वो जीत गए, लेकिन विधानसभा का चुनाव उनके लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर। अभी तक एक बार मैं आपको आंकड़ा अपडेट करा देता हूँ। राजस्थान में करीब 10% वोटिंग बताई जा रही है एवरेज, मगर तिजारा के अंदर जो वोटिंग है वो अभी तक 13.5% हो चुकी है, और शायद ये सबसे ज्यादा अभी तक जितना आंकड़ा आया उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग तिजारा में नजर आ रही है। देखिए जितने भी ये गोकशी के मामले में जो लोगों पे हमले हुए और जिस तरीके से लीचिंग हुई है, वो लोगों में बड़ा असर दिखा रही है, और वो याद आ रहा होगा निश्चित रूप से। राजस्थान सरकार ने हालांकि उन सारे अपराधियों को नियंत्रित करने की और कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद प्रवृत्तियां जिस तरीके से घर कर गई हैं, और जो जहर घुल गया है, उस जहर से मुक्ति का प्रयास है ये। मेरा मेरा ऐसा ख्याल है। जो लोग चाहते हैं कि राजस्थान में
सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे, वो लोग पूरी ताकत से वोट करेंगे। और इस ख्याल को जो हमारे बालकनाथ जी ने स्थापित किया, उसके विपरीत उनका रुझान होगा ऐसा लगता है। और यही शायद इतने तेजी से मतदान का कारण है कि वो जो जिस तेजी से लोग मतदान कर रहे हैं। जी, बीजेपी ने एक रणनीति बनाई थी, आदर्श नगर की बात करें या फिर किशनपोल की बात करें, हवा महल की बात करें या मुस्लिम बहुल सीटों पर, खुलकर ये बात बीजेपी की तरफ से कहेगी कि 100% वोटिंग होनी चाहिए। उसकी कोशिश की जा रही है और शायद उसका कहीं ना कहीं असर नजर आ रहा है, जिस तरह से वोटिंग के आंकड़े आ रहे हैं। देखिए, मतदाता मातिद नहीं है। मतदाता मतदाता आदर्श नगर में अगर भारतीय जनता पार्टी को पहचानता है तो परिणामी की शक्ल से पहचानता है। जो अभी वर्तमान में जो है प्रत्याशी, उनको वो उस तरीके से नहीं पहचान। और मतदाता अगर हवा महल में पहचानता है तो वो भी एक खास जमात के वजह से पहचानता है। और उस जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास में 40 साल का जो एक परखा हुआ प्रतिनिधि है, जिसको कभी हैसियत नहीं मिली, और एक जो संत के रूप में जो सामने नौजवान से संत खड़े हुए हैं, उनको लोग कैसे स्वीकार करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मतदान, मैंने कहा ना आपसे कि 11 बजे तक बड़ी तेजी के साथ में होगा। उसके बाद में लोग वही सबका साथ सबका विकास या गारंटी, इनके बीच में सीधा युद्ध प्रारंभ होगा कि कौन किसके साथ में ज्यादा जा रहा है। अभी तो वो लोग हैं जिनका जो प्रतिबद्ध है तत्काल वोट दे देना चाहते, कि मन कहीं ना बहल इधर उधर हो जाए। अभी एक और आंकड़ा अभी मतदान विभाग के इस पे अपडेट हुआ है। टोंक के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग बता रहे हैं, करीब 14% वोटिंग यहाँ हो चुकी है। सचिन पायलट यहाँ से मैदान में है, अजीत सिंह मेहता उनका मुकाबला कर रहे हैं। गुर्जर बहुल सीट है, मुस्लिम बहुल भी सीट है। और ये ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? इस ट्रेंड में देखिए, अल्पसंख्यकों की जो बड़ा डिसाइडिंग रोल है इसमें। गुर्जर वोट और अल्पसंख्यक वोट कैसे अपने उसमें आते हैं, तो ये तो बहुत सहज रूप से समझा जा सकता है। हालांकि इस सीट पर पहले महावीर जैन जी विजयी हो चुके हैं। कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ से विजयी हो चुके हैं। यहाँ जकिया यहाँ से इलेक्ट हुई हैं, और दूसरा एक और महिला यहाँ से इलेक्ट हुई है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा। तो वो पहले तो एक ये इस तरह का विभाजन था नहीं, लेकिन अब जैसा विभाजन हो गया है तो उसमें सचिन पायलट के लिए कोई संकट नहीं है। सचिन पायलट का मतदान के साथ में ही सब कुछ बंधा हुआ है कि उनके विक्ट्री मार्जिन कितनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सचिन पायलट कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं है। सचिन पायलट राजेश पायलट के पुत्र हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने वहां पर रमेश बिधूड़ी को लगाया है, जो अपने बयानों के लिए लोकसभा में बड़े विख्यात रहे हैं और जिनकी आलोचना पूरी पार्टी के साथ में उनकी आलोचना होती रही है। और खासतौर से अल्पसंख्यक उनके बयानों से बहुत ठीक से वाकिफ हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में खुल करके मतदान, मेरा ख्याल है कि सचिन पायलट के पक्ष में होगा और उनकी विजय में कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता। जी, दो आंकड़े और है, हालांकि अभी प्रारंभिक आंकड़े हैं, इस तरह से ज्यादा उस पर कुछ समझा नहीं जा सकता है। मगर 12 जिले से, जो पिछड़ा जिला माना जाता है, वहां से 12 अटरू की सीट है, जहां पर 14% से ज्यादा वोटिंग है। और ये 12 अटरू एससी की सीट है, दलितों की रिजर्व सीट है। और किशनगंज जो सीट है यहीं पर इसी जिले में, एसटी की सीट है। यहाँ पर भी 14% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे कुछ ट्रेंड समझा जा सकता है कि रिजर्व सीटों के ऊपर अगर वोटर इतनी बड़ी संख्या में निकल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब कि गारंटियां असर दिखा रही हैं। और मेवाड़ के लिए खासतौर से लोग कहते थे, लेकिन मेवाड़ में कल जिस तरीके का प्रचार हो रहा था, उससे यहाँ प्रधानमंत्री को वो कई चीजें सुनने को भी मिली। और प्रधानमंत्री ने वहाँ की देवी को
वो बीच में रख करके और कुछ श्राप जैसा सिलसिला भी बनाया। लेकिन मेवाड़ इस बार अपनी निगाह बड़े अलग से किए हुए है। खासतौर से उस संभाग में गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद जो कुछ बागडोर है, वो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के सीपी जोशी के हाथ में है, या फिर बीजेपी के सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से अपना हैसियत रखते हैं, उनके भी हो सकता है। लेकिन अब तुलना करके देखा जा सकता है कि सीपी जोशी कांग्रेस और सीपी जोशी बीजेपी ये मेवाड़ में कितना असर डाल सकते हैं। कोई भी बता सकता है कि सीपी जोशी का प्रभाव बहुत ज्यादा है जो कांग्रेस वाले हैं उनका। तो ऐसी स्थिति में लोग इसको लाइटली नहीं ले रहे। देखिए, जो कुछ कैंपेन हुआ है उसके इम्पैक्ट है, और उसमें सोचने समझने वाले वोट देर से आएंगे, या जो फ्लोटिंग वोट है वो लास्ट में आएंगे, और अभी कमिटेड वोटों का जो उस ट्रेंड है वो चल रहा है। वो उस तरीके से तो अच्छा, ये आदिवासी इलाके में उस तरीके का वो भी नहीं है। जैसे शहरों में लोग देर से तैयार होते हैं, कस्बों में भी वही हाल है। गांवों तक में तो ये उत्सव का सिलसिला है, क्योंकि ये मौका होता है जब विभिन्न दलों के प्रत्याशी उनके इंतजार में खड़े होते हैं और हर तरीके से आव भगत करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो सहज रूप से बहुत तेजी वाला जब उत्साह होता है कि हमें इस बार क्या होगा, जिन किसानों को राहत मिली है, जिनके कर्जे माफ हुए हैं या जिनके नहीं हुए हैं, जिनकी जमीन कुड़क हो रही है या कैसे हो रही है, इन सब बातों पर चर्चा करते हुए साथ साथ में कि उनको किस तरह की राहत दी जाने वाली है और दे दी गई है, ये सब चर्चाएं करने के लिए लोग खट से चौपाल पे इकट्ठा होते हैं और फिर उसके साथ साथ मतदान की बात करते हैं। तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि इन इलाकों में बहुत तेजी के साथ में लोग आगे बढ़ते हैं और अपना दायित्व पूरा करते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए। 2-3 घंटे के बाद में जो वोटिंग का पैटर्न आएगा उससे शायद कुछ चीजें क्लियर होगी। उनसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी अपने दर्शकों को अपडेट कराते रहेंगे कि किस तरह से वोटिंग का पैटर्न है और किस तरह से वोटिंग हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे करीब 1 बजे के तक क्या स्थिति बनती है। आप देखते रहें 4PM राजस्थान, और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, उस वीडियो के लिंक को ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।